नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरी इस वीडियोज़ में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ल्यूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव के इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ल्यूसेंट जी के पॉलिटी के इंडियन पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके ल्यूसेंट में, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके अब तक के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो आईबी का एसीआई हो है, चाहे वो ईपीएफओ है, उनमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन कराऊंगी। ठीक है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके पूछी जाती है तो ये चैप्टर यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस चीज़ का था इन चारों ऑप्शन में से। तो आंसर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था। तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोविजंस लिए गए हैं इसी एक्ट से लिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन है, The first attempt to introduce a representative and popular element in the governance of India was made through। सबसे पहला अटेम्प्ट हमारी इंडिया की गवर्नेंस में रिप्रेजेंटेटिव और पॉपुलर एलिमेंट यानी कि पब्लिक को इंट्रोड्यूस करने का और पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होने का किस में किया गया। तो मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताती हूँ। क्या आंसर है इसका? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या आंसर है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू आपका ये पॉपुलर एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव वाला प्रोविजन किया गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। देखिए, कम्युनल इलेक्टोरेट क्या है? कम्युनल इलेक्टोरेट यानी कि ऐसा इलेक्टोरेट जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए, यानी कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को केम फॉर एग्जाम्पल ये कम्युनल इलेक्टोरेट में क्या किया गया था, ये दिया गया था। सबसे पहले तो आंसर सुनिए, ये दिया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। और इसमें क्या किया गया था, इसमें बेसिकली मुस्लिम्स को दी गई थी ये कम्युनल इलेक्टोरेट, जिसमें क्या था, मुस्लिम अगर चुनाव के लिए खड़े होंगे तो मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, यानी कि उस कम्युनिटी के लोगों को सिर्फ उस कम्युनिटी के लोग ही वोट करेंगे। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता ना। आज के टाइम में अगर कोई मुस्लिम खड़ा हो रहा है, कोई एससी एसटी कोई भी खड़ा हो रहा है, तो उसे सब वोट दे सकते हैं। पहले इसमें क्या करा गया था कि मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम वोट देगा। तो ये किस में दिया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको एक असर्शन दी हुई है, एक रीज़न दिया और आपको उसके बेसिस पे ऑप्शन दिए, फिर आपको आंसर बताना है। तो असर्शन क्या कहती है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर्ड द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन, यानी कि जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसने ट्रांसफ़र की गवर्नेंस इंडिया की, कहाँ से? ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन में। क्राउन को यानी कि जो ब्रिटिश के किंग व क्वीन थे उस टाइम पे, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके उनको दे दी। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनीमोर। रीज़न क्या कहता है वो, कि ईस्ट इंडिया कंपनी अनविलिंग यानी कि अब अनविलिंग थी, यानी कि अब चाहती ही नहीं थी एडमिनिस्टर करना इंडिया को। तो क्या ये सच था? देखिए, असर्शन तो ठीक है, पावर कंपनी से क्राउन पे चली गई, लेकिन ऐसा नहीं था कि कंपनी चाहती नहीं थी। ऐसा था, कंपनी के अंदर इतनी सारी मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, यानी कि बिल्कुल भी अच्छे से उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा था। इतना ज़्यादा करप्शन हो रहा था कंपनी में कि ब्रिटिश क्राउन को अपने हाथ में लेनी ही पड़ी इंडियन गवर्नेंस की बागडोर। ठीक है, तो यानी कि असर्शन हमारा ठीक है, तो लेकिन रीज़न हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, तो रीज़न क्या इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5, बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में क्या किया गया था? डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। कहाँ पे? प्रोविंसेस में। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेंटर, एक होता है प्रोविंस। आज के टाइम में जैसे सेंटर यूनियन और दूसरा है स्टेट ना, उस टाइम पे स्टेट को क्या कहते थे? प्रोविंस। ठीक है, तो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंसेस में, जिसमें क्या किया गया था? प्रोविंसेस में जो अथॉरिटी थी रूलिंग, वो डिवाइड की, डायर की यानी कि डिवाइड कर दी गई थी। उसमें क्या किया गया था? दो तरह के सब्जेक्ट बना दिए गए थे, एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, एक रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो प्रोविंसेस में गवर्नर थे, ठीक है, प्रोविंसेस में जो गवर्नर थे, रिजर्व सब्जेक्ट को, तो रिजर्व सब्जेक्ट जैसे कि आज के टाइम में लिस्ट होती है ना, शेड्यूल 7 में लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट
और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ पे प्रोविंसेस में 2 तरह के सब्जेक्ट थे, तो जितने भी जो टॉपिक्स थे जो रिजर्व सब्जेक्ट में आते थे उसमें उस पे कौन मतलब उसका पूरा डिसीजन कौन लेता था? गवर्नर। किसका? प्रोविंसेस का। प्रोविंसेस कैसे? जैसे आज स्टेट होते हैं, ठीक है। और जितने भी ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उस पे डिसीजन कौन लेता था? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1919 तक क्या हो गया था, कुछ लोग जो थे इंडियन की जो काउंसिल्स थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे आज होती है ना स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसे ही उस टाइम भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो प्रोविंसेस की। उसमें से जो कुछ मिनिस्टर्स बनते थे ना, ठीक है, उन मिनिस्टर से डिसीजन लेगा किन सब्जेक्ट पे? रिजर्व और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे। और किन पे नहीं लेगा? रिजर्व पे नहीं लेगा। तो इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में, जिसे हम कहते हैं डायआर्की, ठीक है। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि वो कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो एक वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये जो एक चीज़ थी, ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में हमने किस नाम से इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन डी दिख रहा होगा, इमरजेंसी प्रोविजन, उस पर टिक हुआ है, वो गलत है। आंसर है इसका बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, इनको अब कॉन्स्टिट्यूशन में इस नाम से बुलाते हैं, ठीक है। ये क्या थे? ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। इंस्ट्रक्शंस थे स्टेट के लिए, स्टेट यानी कि हमारे कंट्री, जो स्टेट यहाँ पे बात हो रही है हमारी इंडिया की, कंट्री के लिए में जो लीडर्स हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस थे कि आपको किस तरह का भारत बनाना है, ठीक है, कि नागरिकों के लिए, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस थे इनका आज क्या नाम है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। स्टेट के कुछ डायरेक्टिव्स, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो आंसर है ए, वो किस पे बेस्ड था? द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। आज भी आपको पता है हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, राज्यसभा, लोकसभा, है ना, और हमारी प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम पे और प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन यानी कि आपने सुना है कि यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स क्या है? फेडरेशन है बहुत सारी कंट्री की। तो हमारे यहाँ भी पहले जो 1935 का प्रिंसिपल था वो फेडरेशन पे था। हमारे बहुत सारे प्रोविंसेस थे, मैंने आपको भी बताया ना, प्रोविंसेस, सेंटर था एक मेन और साइड में बहुत सारे प्रोविंसेस थे, ठीक है। तो उन प्रोविंसेस का फेडरेशन, फेडरेशन यानी एक तरह का ग्रुप, एक तरह का जुड़ाव, ठीक है, संधि उनकी, ठीक है, उस फेडरेशन और पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बेस्ड था, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है 8th, द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबॉलिश्ड। यानी कि पहले इंडिया में 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी इंग्लैंड से, तो उनको क्वीन से एक चार्टर मिला था कि सिर्फ वही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड कर सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकती। तो ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे 1800 तक आते आते जो बाकी की और कंपनीज थी, बाकी के और ट्रेडर थे, उन्होंने इंग्लैंड में बोला कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, हमें भी इंडिया में ट्रेड करने के लिए कुछ हक मिलना चाहिए। तो इसीलिए उनकी जो मोनोपोली की सिर्फ वो अकेले ट्रेड करेंगे, हटा दिया गया था। अबॉलिश मानी हटा दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1813 में। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक है 1813, एक 1833। 1813 में उनकी जो ये चीज़ थी इंडिया में ट्रेड करने की, ख़त्म की गई थी। लेकिन चाय और चाइना, सीसी से आप याद रख सकते हैं, चाय और चाइना, इस पे अभी भी वो ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन 1833 का एक चार्टर एक्ट आया जिसमें चाय और चाइना पे भी ख़त्म कर दी। तो 1813 में ख़त्म कर दी, लेकिन चाय और चाइना को छोड़ के बाकी सब पे, ठीक है। और 1833 में पूरी ही ख़त्म कर दी। तो आप क्वेश्चन का आंसर उस हिसाब से दीजिएगा। इसमें यहाँ पे दे रखा है मोनोपोली अबॉलिश करने पे 1813, ठीक है। और जब टोटल अबॉलिश कर दी, मतलब चाइना पे भी, तो वो है 1833, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट, ठीक है। वो कह रहे हैं इन एक्ट को करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाओ। कौन कौन से एक्ट है? रेगुलेटिंग, चार्टर, पिट्स इंडिया, इंडियन काउंसिल एक्ट। अब आप देखिए ये सारे के सारे एक्ट क्रोनोलॉजी में ही लगे हैं। क्रोनोलॉजी यानी कि पुराने से नया, यानी कि कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में आया, इस सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ही आया था। सबसे पहले हमारा रेगुलेटिंग एक्ट कब आए थे? 1773 में, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट आते थे पहले हमारे, ठीक है। उसके बाद 1773 के बाद उसके बाद हमारे कौन से एक्ट आने लगे? चार्टर एक्ट, ठीक है। उसके बाद कौन से, नहीं, उसके बाद सबसे पहले हमारा आया, सॉरी उस सबसे पहले हमारा आया रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 का,
ठीक है, ये हर 20 साल बाद आते थे। उसके बाद हमारा आया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, फिर तीसरा हमारा आया चार्टर एक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा आया चार्टर एक्ट, उसके बाद हमारा आया इंडियन काउंसिल एक्ट। देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद अभी हमने पढ़ा था ना पीछे असर्जन रीजन में, कि उसके बाद जो इंडियन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता अपने हाथ में किसने ले ली थी, ब्रिटिश क्राउन में। तो 1858 के बाद जितने भी ये एक्ट आए थे ना, पहले इनका नाम रेगुलेटिंग एक्ट था, फिर इनका नाम चार्टर एक्ट हुआ। तो 1858 के बाद जब ये एक्ट आए ना, तो इनका नाम हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। तो 1858 के बाद जितने भी एक्ट आते थे उनका नाम हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट। तो सीक्वेंस में ही है ये, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, फिर चार्टर एक्ट और फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आने लगे जब 1858 के बाद से, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका ए। अब है अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोन्टागे केम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 वॉज। दो जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना 1919, उसका दूसरा नाम क्या था, मोन्टैग केम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, लॉर्ड केम्सफोर्ड, और उनके साथ किसने साथ दिया था इस जो एक्ट को बनाने में, मोन्टैग ने, ठीक है। तो इसके क्या क्या प्रोविजन थे, टू गिव पावर टू लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, टू एस्टैब्लिश डायरकी इन द प्रोविंस, टू द एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मैंने अभी अभी आपको बताया कि 1919 के एक्ट में प्रोविंसेस में डायरकी इस्टेब्लिश की गई थी। दो तरह के सब्जेक्ट होते थे, ट्रांसफर, रिजर्व, बताया ना। तो ये यानी कि सेकंड ऑप्शन ठीक है। तीसरा ऑप्शन प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक्सटेंशन, ये भी ठीक है, यानी उनको कुछ पावर दी गई, उनको एक्सटेंड किया गया। पहला लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई, ये गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी, 2 और 3। अब है अगला 11th क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब 1935 के वो प्रोविजन पूछ रहा है। पहला क्या था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, बिल्कुल सही है, हमने पहले अभी पीछे पढ़ा था कि ये फेडरेशन और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बेस पे था। फेडरेशन मैंने बताया ना, सारे प्रोविंसेस का एक ग्रुप, तो ऑल इंडिया फेडरेशन के बेस पे था। दूसरा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू इलेक्टेड लेजिस्लेचर, यानी कि प्रोविंसेस में कुछ ऑटोनॉमी दी गई थी और कुछ एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर थी। लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, लेजिस्लेचर, जहाँ पे हम अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजते हैं, ठीक है। तीसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस एंड क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस। देखिए, ये जो क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर है 1 और 2, ऑप्शन बी, ठीक है। अब है 12th है, with reference to the colonial period of India, the trade monopoly of East India Company was ended by, ठीक है। तो कब एंडेड हुई थी ट्रेड मोनोपोली, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। मैंने बताया ना आपको, जब आपको बोले कि टोटल कब एंडेड हुई, ठीक है, वैसे वो 1833 में हुई थी, ठीक है, लेकिन चाय और चाइना पे, अब वैसे 1813 में हुई थी, लेकिन चाय और चाइना पे 1813 में भी थी। लेकिन ये जो डी ऑप्शन है ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, इस पर टोटल एंड हो गई थी चाय और चाइना बेबी। तो आप क्वेश्चन देख के आपको आंसर करना है इसका, ठीक है। अब है 13 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ मॉडले मिंटो रिफॉर्म। अब जैसे कि मैंने आपको बताया मोन्टाज केम्सफोर्ड रिफॉर्म, वो कौन सा है, 1919 का एक्ट, ठीक है। ऐसे ही मॉडले मिंटो रिफॉर्म कौन सा है, 1909 का एक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ प्रोविजन है। पहला है मॉडले मिंटो रिफॉर्म एक्ट रेज द नंबर ऑफ एडिशनल नंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। मैंने बताया 2 तरह की लेजिस्लेटर थी, सेंट्रल और प्रोविंशियल, ठीक है। तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म में क्या नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर बड़े थे, जी हाँ बड़े थे, सही है। दूसरा, इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया 1909 के एक्ट में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, हमने दूसरा क्वेश्चन ही ऊपर पढ़ा था, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में बताया ना, एक कम्युनिटी के में से लोग में से ही एक बंदा खड़ा होगा और उसे उसी कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे। 1909 में मुस्लिमों के लिए ये दिया गया था, ठीक है, यानी ये भी ठीक है। तीसरा है इट एम्पावर्ड द लेजिस्लेशन टू डिस्कस द बजट, कि आप बजट डिस्कस कर सकते हो। लेजिस्लेचर यानी कि जितने भी लेजिस्लेचर में बंदे बैठे होते थे उन्हें ये पावर दी गई और वो रेजोल्यूशन पास कर सकते थे, ठीक है। इससे पहले ये पावर नहीं थी, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें 1919 एक्ट यानी कि 1909 एक्ट यानी कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के लिए ठीक है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान कौन से एक्ट से क्रिएट हुई थी, तो इसका सीधा सीधा आंसर है डी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। 1947 का ये एक्ट था। इसमें डिसाइड हुआ था कि 2 अलग अलग स्टेट बनेंगी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, ठीक है। अब दोबारा आ गया असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन,
ठीक है, तो असर्शन क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंट्रोड्यूस डायरकी इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, और रीज़न क्या कहता है ये? मोन्टाज कैल्मफोर्ड रिफॉर्म कमेटी हैज़ रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मैंने बताया कि 1919 के एक्ट में प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी, वही ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, डायरकी बताया था ना प्रोविंसेस में। और इसको किसने, और रीज़न क्या देता है? क्योंकि इसको इसकी कमेटी, मोन्टाज कैल्मफोर्ड की कमेटी ने सजेस्ट किया था। अब जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का दूसरा नाम है मोन्टाज कैल्मफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, दूसरा नाम ये है, तो उसी की कमेटी ने सजेस्ट किया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू, क्यों पास किया गया था? पहला, इस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेकेंड, मेक द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। थर्ड, तीसरा, एंड ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इससे इसमें जो 1773 का एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके क्या प्रोविजन थे? पहला, कि जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जो हिस्से अपने अंदर ले लिए थे इंडिया में, ठीक है, उस पर अब पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा था। मेक द गवर्नर, यानी कि उस टाइम पे जो बंगाल का गवर्नर था उसे पूरे के मतलब उसका नाम गवर्नर हटा के उसका नाम कर दिया क्या जाए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये भी प्रोविजन था। तीसरा था एंड ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दो सिस्टम नहीं होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक ही होगा, ये भी ठीक था। तो तीनों ही चीज़ें ठीक हैं। ठीक है, अब ये जो एक्ट है, आप सोच रहे होगे कि हम ये कैसे पढ़े, कैसे याद करें, तो देखिए ये एक्ट है। आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 उठाएंगे, उसमें ये सारे रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, सबके प्रोविजन दे रखे हैं। आप एक बार पढ़ेंगे आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। आप 2 से 3 बार उस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी इन ऑप्शंस को समझने में कि हम कैसे याद रखें। तो मैं चाहूँगी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके ज़रूर हिस्ट्री में भी आ सकता है ये चीज़, और पॉलिटी में भी आ सकती है चीज़। ठीक है, जैसे ये CDS में ही कितनी बार पूछा गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अच्छा, अब है 18th क्वेश्चन। द मोन्टाज कैल्मफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, मैंने पढ़ा ना, मॉडले मिंटो किसे कहते हैं? 1909 के एक्ट को, और मोन्टाज कैल्मफोर्ड किसे कहते हैं? 1919 के एक्ट को। तो इसका आंसर भी है बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब फिर आ गया असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। अच्छा, असर्शन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोथ लेंथी डॉक्यूमेंट। वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के दोनों लेंथी डॉक्यूमेंट है। रीजन दे रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज टेकन एज मॉडल एंड सब्सटैंशली इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कह रहा है दोनों के दोनों लेंथी हैं। रीजन में कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ मॉडल लिया गया था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन भी लेंथी है। तो दोनों ही बात ठीक है। हमने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में मेन चीज़ कौन से एक्ट को ली गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ली गई। उसे हमने बेस बना के आगे कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रोविजन ऐड किए। ठीक है, तो ये दोनों ही असर्जन रीजन दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली पुट टू एन एंड। वही बात आ गई, फाइनली पुट टू एंड। हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि मोनोपोली कहाँ ख़त्म हुई थी, तो मोनोपोली तो 1813 में ख़त्म करी थी। चाय और चाइना को छोड़ के सब पे मोनोपोली 1813 के एक्ट में ख़त्म कर दी थी। अब ये क्या कह रहा है? फाइनली पुट टू एन एंड, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर दी थी। तो बिल्कुल ख़त्म कौन से एक्ट में करी थी? द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोनोपोली ख़त्म की थी 1813 में, लेकिन बिल्कुल फाइनली पुट टू एन एंड कब थी? 1833 में। तब चाय और चाइना पे जो उनका था ना कि चाय और चाइना पे अभी भी मोनोपोली है, वो भी ख़त्म कर दी थी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विथ सुप्रीम कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके पास पावर, मतलब किस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सुप्रीम कंट्रोल की पावर दी गवर्नमेंट पे? ठीक है, तो इसका आंसर है बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए, जब 1857 में क्रांति के बाद क्राउन ने अपने हाथ में ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ली थी, ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का एक प्रोविजन था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट है, उसका एक बंदा होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
ठीक है, वो इंडिया की गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगा, इंडिया की गवर्नमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये पोजीशन ही बनाई गई थी 1858 के एक्ट में, 1857 के बाद। तो जब भी आपसे पूछेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में तो हमेशा आपका क्या आंसर होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्योंकि ये जब क्राउन ने पावर ली ना ईस्ट इंडिया कंपनी से, ये बनाई तभी गई थी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, डायरकी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अंडर, डायरकी मैंने पहले भी बताया, डायरकी वही ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, प्रोविंसेस के अंदर डायरकी कब, 1919 के एक्ट में, जिसका क्या नाम था, मोन्टाज कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसे हम मोंटफोर्ड, मोन्टाग का मोंट, कैम्सफोर्ड का फोर्ड, मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, अब तक तो आपको याद होना चाहिए था, 1919 का मोंटफोर्ड रिफॉर्म। अब है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 के एक्ट का मेन फीचर, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, वही कम्युनल इलेक्टोरेट, मैंने आपको बता चुका है कि मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे, ठीक है। जी हाँ, 1919 में क्या ये था, नहीं, मैंने आपको बताया ये कब था, 1909 में, मोरले मिंटो रिफॉर्म में था ये। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर, डेवोल्यूशन मतलब अपनी पावर को दे देना, डिवॉल्व मतलब थोड़ी सी पास ऑन कर देना सेंटर से, किसको, प्रोविंसेस को, ठीक है। तीसरा है एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंटर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, सेंटर और प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेचर है उनको एक्सपैंड करना और दोबारा बनाना, ये भी था। तो आंसर क्या है, डी, 2 और 3, फर्स्ट नहीं है, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट जो थे वो 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म में दिए गए थे, ठीक है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन है, इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिडुअरी पावर वर गिवन टू, ठीक है। तो आंसर है इसका गवर्नर जनरल। देखिए 1935 में जो एक्ट था, 1935 का जो हमारा मेन मॉडल एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसमें ना लिस्ट थी, ठीक है, अलग अलग लिस्ट, कि इस लिस्ट पे सेंटर कानून बनाएंगे, इस लिस्ट पे प्रोविंसेस कानून बनाएंगे, ठीक है। और एक लिस्ट थी रेजिडुअरी लिस्ट, ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक थे कि अब इस पे कानून कौन बनाएगा, ठीक है, वो डिसाइड नहीं हुआ था, ठीक है। तो जो रेसिडुअरी लिस्ट थी, ठीक है, उस पे कानून बनाने की पावर किसको दी थी, गवर्नर जनरल, कि उस पे भी कानून कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल ही बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अब है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाय कैमरल, बाय कैमरल मतलब दो कैमरा, दो कैमरा, कैमरे में यहाँ के मतलब है दो पार्टीशन, दो पार्टीशन, जैसे कि आज है ना बाय कैमरल, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा, ठीक है, दो सदन है ना हमारे जो पार्लियामेंट के। तो ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, बाय कैमरल लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। दो सबसे मेन चीज़ें क्या थी 1919 यानी कि मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स की, पहला डायरकी इन प्रोविंसेस, दूसरा बाय कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, दो सदन, राज्यसभा लोकसभा, इस तरह से, ठीक है। अब है 26वां क्वेश्चन, क्या है, वो कह रहा है मैच करो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, मैंने कहा 1909 का क्या है नाम, मोरले मिंटो रिफॉर्म, तो ये रहा इसका फर्स्ट का ऑप्शन है 4। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसका क्या नाम है, मोंटफोर्ड यानी कि मोन्टाज कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो इसका आंसर है 3। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें क्या था बेसिकली, 1928 में हमारा साइमन कमीशन आई थी, ठीक है, और एक जॉइंट सिलेक्ट कमेटी बैठी थी, उनकी रिकमेंडेशन पे क्या बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। और चौथा क्या है हमारा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसे हम माउंट बैटन प्लान भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे कौन थे, लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है, जो कि हमारा फाइनली इंडिया का इंडिपेंडेंस करा के गए थे, पाकिस्तान को अलग करा के गए थे, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल यही थे। तो इसका ऑप्शन क्या है, 1 का है 4, 2 का है 3, सी का है 2 और डी का है 1, यानी कि इसमें से हो गया बी, 26वें का आंसर बी। अब है 27वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द नेहरू रिपोर्ट हैड एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, इसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू, वो इस नेहरू रिपोर्ट के चेयरमैन थे, उन्होंने इंक्लूड किया था फंडामेंटल राइट को पहली बार, ठीक है। दूसरा कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने किया था 1935 के, तीसरा कह रहा है अगस्त ऑफर ने किया था, चौथा कह रहा है क्रिप्स मिशन ने किया था। तो आंसर इसका ए, सबसे पहले 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी मोतीलाल नेहरू जी के चेयरमैनशिप के अंदर, उसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज डिस्क्राइब बाय जवाहरलाल नेहरू एज चार्टर ऑफ स्लेवरी, ऐसे एक्ट, किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने कहा चार्टर ऑफ स्लेवरी, कि ये जो एक्ट है स्लेवरी, स्लेवरी मतलब गुलामी, ये तो गुलामी का चार्टर है, इससे तो हमें गुलाम बनाया जा रहा है। तो किस एक्ट को कहा था उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कब अडॉप्ट किया था,
26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे भी कहते हैं, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था, उसे हम आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं, ठीक है। कब बना था, 26 नवंबर 1949, 1949 को बना था, 26 नवंबर 1949, लेकिन हमने उसे अडॉप्ट कब किया था, 26 जनवरी 1950। देखिए हमने उसको 26 जनवरी को क्यों अडॉप्ट किया, बनता वो नवंबर में गया था, इसलिए क्योंकि 1930 में 26 जनवरी के दिन को हमने डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस, इसलिए वो 26 जनवरी की डेट का महत्व था, इसलिए चाहे वो बन 26 नवंबर को गया, हमने उसे 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था, ठीक है, जिसे रिपब्लिक डे भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर। देखिए डायरकी प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस यानी कि स्टेट में कब इंट्रोड्यूस हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, लेकिन सेंटर में कब इंट्रोड्यूस हुई थी, प्रोविंसेस से हटा दी थी और सेंटर में लगा दी गई थी, कौन से एक्ट में, 1935 में। प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस हुई 1919 के एक्ट में, लेकिन सेंटर में इंट्रोड्यूस हुई 1935 में। आपको एक तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली ख़त्म होने वाला, और ये डायरकी सेंटर और प्रोविंस, प्रोविंस में 1919, सेंटर में 1935, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। देखिए कैबिनेट मिशन 1946, 1946 में भारत आया था इंडिपेंडेंस के पर्पज़ से ही, ठीक है, मतलब इंडिया से नेगोशिएशन करने के लिए, जो हमारे इंडियन लीडर्स थे, तो इसके 3 मेंबर थे, एक तो था पैथिक लॉरेंस, दूसरा था स्टैफोर्ड क्रिप्स, तीसरा था एवी अलेक्जेंडर। जॉन साइमन इसका मेंबर नहीं था। जॉन साइमन किसका मेंबर था, जो 1927 में साइमन कमीशन आई थी, जॉन साइमन उसका मेंबर था, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए बिगेस्ट सोर्स क्या है, क्या था, मतलब सबसे मेन किसको हमने अपनी नींव बनाई थी, पहले भी हमने पढ़ा है 2-4 बार ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, किस दिन आया फोर्स में, मैंने आपको बताया बन चुका था वो 26 नवंबर 1946 को, लेकिन वो फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को, रिपब्लिक डे वाले दिन। क्यों, क्योंकि पूर्ण स्वराज हमने इस दिन 26 जनवरी की डेट को डिक्लेयर किया था, उस डेट के महत्व पे। अच्छा अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट कब बनी थी, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले बनी थी, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, उसमें प्रोविजन था सुप्रीम कोर्ट एक होगी, ठीक है। उससे पहले हम फेडरल कोर्ट भी कहते थे, अब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच किस स्कीम पे बेस है, तो वो भी किस पे बेस है, जो हमारा मेन मॉडल एक्ट है, कौन सा है मॉडल एक्ट हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 यानी कि मोंटफोर्ड, 1919 यानी कि मॉर्ले मिंटो, तो 1919 के ये फीचर्स पूछ रहा है। पहला है डायरकी इन द प्रोविंस, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, गलत, क्योंकि वो किसको था, मोर्ले मिंटो का, तो सेकंड गलत हो गया। तीसरा वो कह रहा है पावर का डिवोल्यूशन सेंटर से प्रोविंसेस में, डिवोल्यूशन मतलब थोड़ी सी पावर अपनी बांट देना, मतलब या तो एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन या डेवोल्यूशन। सेंट्रलाइजेशन सारी पावर अपने हाथ में इकट्ठे कर लेना, और डेवोल्यूशन थोड़ी सी पावर स्टेट्स को भी देना, ठीक है। तो 1 और 3 तो ठीक है, 2 नहीं है, क्योंकि वो कब हुआ था, 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, ठीक है। तो ये था पहला चैप्टर ल्यूसेंट का। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक ल्यूसेंट और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और स्पेशली पॉलिटी, जो कि बहुत ही स्कोरिंग है अगर आप एक बार उसे पढ़ लें ढंग से, तो ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगी और पॉलिटी के बाकी के क्वेश्चन लाऊंगी और बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन लाऊंगी। तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का आइकन दबाएं एंड